10 जनवरी 1966 ताशकंद सोवियत यूनियन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे ऐतिहासिक समझौते पर सिग्नेचर करते हैं। जंग के बाद अमन की तरफ ये पहला कदम था, लेकिन अगले ही कुछ घंटों में उनकी जिंदगी का सफर अचानक से खत्म हो जाता है। एक हार्ट अटैक पर उनकी फैमिली ने जो देखा और जो सवाल उठाए वो एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। एक ऐसी कहानी जिसका जवाब आज 50 साल बाद भी सरकारी फाइल्स में बंद है। क्या ये मौत साधारण मौत थी या इसके पीछे एक साजिश थी जिसने हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया? हर कहानी की एक शुरुआत होती है और लाल बहादुर शास्त्री की कहानी की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में शरद प्रसाद श्रीवास्तव और राम दुलारी देवी के घर जन्मे इस बालक की किस्मत में देश का नेतृत्व करना लिखा था, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। जब वो सिर्फ 18 महीने के थे तभी उनके पिता शरद प्रसाद की मौत हो जाती है। उसके बाद उनका पालन पोषण उनके ननिहाल में हुआ। गरीबी और मुश्किलों से बचपन से ही उन्होंने जिंदगी की कठोर सच्चाइयों को समझा और रूबरू हुए। एक मशहूर किस्सा है कि स्कूल जाने के लिए वो रोज गंगा नदी तैर कर पार करते थे ताकि नाव वाले को देने के लिए 2 पैसे बचा सके। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं थी, ये वसूलों की बात थी। उनकी जिंदगी में असली मोड़ तब आया जब 1921 में जब वो 10th स्टैंडर्ड के फाइनल में थे, तभी उन्होंने बनारस में महात्मा गांधी का भाषण सुना और नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में वो शामिल हो गए। बाद में उन्होंने काशी विद्यापीठ ज्वाइन किया, जो कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी थी। यहाँ उन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की और यहाँ उन्होंने शास्त्री यानी स्कॉलर की उपाधि भी मिली। ये उपाधि उन्हें इतना पसंद आई कि उन्होंने इसे अपने नाम का पहचान बना लिया। उन्होंने अपना जाति सूचक सरनेम श्रीवास्तव हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये सिर्फ एक नाम बदलने का फैसला नहीं था, ये उस जाति व्यवस्था पर एक प्रहार था कि वो खिलाफ रहते थे। ये एक ऐलान था कि उनकी पहचान जन्म से नहीं बल्कि उनके कर्म और ज्ञान से हो। इनहेरिटेड प्रिविलेज को ठुकराकर अनमेरिट को अपनाना उनके कैरेक्टर का एक बुनियादी हिस्सा बन गया। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने 7 साल ब्रिटिश जेलों में गुजारे। हर बार जब वो जेल से बाहर आते तो उनका इरादा और भी मजबूत हो जाता। आज़ादी के बाद जब देश अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था तो शास्त्री जी ने प्रशासन में एक अलग ही छाप छोड़ दी। उत्तर प्रदेश में पुलिस एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज की जगह वाटर जेट्स का इस्तेमाल शुरू किया और उस ज़माने में ये बहुत ही कारगर साबित हुआ। इतना ही नहीं, जब वो देश के पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तो उन्होंने बस कंडक्टर के पद पर महिलाओं की भी नियुक्ति शुरू की। लेकिन उनके ईमानदारी का सबसे बड़ा मिसाल 1956 में देखने को मिलता है, जब वो देश के रेल मंत्री थे। तमिलनाडु में एक ट्रेन दुर्घटना में 144 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं तो शास्त्री जी ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रायोरिटी यानी कि संवैधानिक शिष्टाचार का एक बेहतर उदाहरण है। आज नैतिकता शायद ही कल्पना से परे लगे, यही आदर्श थे जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को बनाया। ऐसा नेता जिसने अकाउंटेबिलिटी को सिर्फ एक शब्द में नहीं बल्कि अपने आचरण का हिस्सा बनाया, और यही बात उनकी मौत की कहानी को और भी ज़्यादा त्रासदी बना देती है। मई 1964 जवाहरलाल नेहरू के निधन से देश शोक में डूब गया था। एक टॉवरिंग पर्सनालिटी के जाने से बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया था। देश का मोराल 1962 चाइना वार के हार के बाद पहले से ही टूटा हुआ था। ऐसे में देश की भागदौड़ संभालने की जिम्मेदारी लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर आती है। उनका व्यक्तित्व नेहरू जी से बिल्कुल ही अलग था। जहां नेहरू जी एक एम्बिशियस कॉस्मोपॉलिटन पर्सनालिटी के थे, वहीं शास्त्री जी के होमोस्पून कॉन्सेंसियस माइंड के लीडर थे। शायद इसीलिए उनके समकालीन नेताओं और विदेशी ताकतों ने उन्हें कमज़ोर समझने की गलती की थी। उन्हें विरासत में मिला था एक ऐसा देश जो भयानक अनाज के संकट से जूझ रहा था। फसल बर्बाद हो चुकी थी और हिंदुस्तान अमेरिका से मिलने वाले PL 480 गेहूं पर निर्भर था।
पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर जनरल अयूब खान ने भी शास्त्री जी को कमजोर आंका। उन्हें लगा कि नेहरू जी के बाद कमजोर पड़ चुका है भारत, कश्मीर हथियाने का ये सबसे अच्छा मौका है। 1965 में पहले रन ऑफ कच्छ में छेड़छाड़ हुई और फिर पाकिस्तान ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका मकसद था कश्मीर के लोकल भेस में अपने सैनिकों को घुसाकर भारत के खिलाफ बगावत भड़काने का। लेकिन पाकिस्तान का अनुमान गलत साबित हुआ। जिस नेता को वो स्पैरो यानी कि गौरैया समझ रहे थे, उसने दहाड़ लगा दी। शास्त्री जी ने ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि उन्होंने कहा फोर्स विल मीट विथ फोर्स। उन्होंने इंडियन आर्मी को ना सिर्फ कश्मीर में जवाब देने को कहा बल्कि उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक के चलते इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर लाहौर में भी घुसने की अनुमति ली। इस कदम ने पाकिस्तान को अचंभे में डाल दिया और कश्मीर पर से प्रेशर कम हो गया। 22 दिन चली इस जंग का अंत यूएन के सीज फायर के साथ होता है। भले ये एक सेटलमेंट था लेकिन स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल तौर पे ये पाकिस्तान की हार थी। वो कश्मीर में बगावत भड़काने में नाकाम थे। इस जंग में 5 फुट 2 इंच के लाल बहादुर शास्त्री को देश की नज़रों में एक राष्ट्र नायक बना दिया। शास्त्री जी जानते थे कि देश 2 मोर्चों पर लड़ रहा है, एक सरहद पर और दूसरा खेतों में। एक तरफ दुश्मन की गोलियां थी तो दूसरी तरफ भूखमरी का खतरा था। इसी डबल क्राइसिस के बीच में अक्टूबर 1965 में उन्होंने देश को एक नारा दिया जो अमर हो गया, जय जवान जय किसान। जय जवान जय जवान जय जवान जय किसान जय किसान जय किसान जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये एक नेशनल मिशन स्टेटमेंट था। इसने सरहद पर लड़ रहे सैनिक और खेतों में पसीना बहा रहे किसान को एक ही आदर्श से जोड़ दिया। इसने किसानों के काम को देशभक्ति का दर्जा दे दिया। ये एक ऐसी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी थी जिसने देश के हर एक नागरिक को राष्ट्र निर्माण के काम में शामिल कर लिया। और ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति की भी शुरुआत की ताकि देश अनाज में आत्मनिर्भर बन सके, और व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया जिसके चलते अमूल जैसे कोऑपरेटिव बने और देश दूध के उत्पादन में आगे बढ़ा। जब देश में अनाज की कमी हुई तो उन लोगों से हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की। शास्त्री व्रत का ऐसा असर हुआ कि लोग तो क्या रेस्टोरेंट तक सोमवार शाम को बंद होने लगे। उन्होंने खुद अपने सरकारी आवास के लॉन में गेहूं उगाए। लीडर वही होता है जो कहता है और करके दिखाता है। जंग खत्म हो चुकी थी लेकिन तनाव बरकरार था। दुनिया अब 2 सुपर पावर्स में बटी हुई थी, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत यूनियन। कोल्ड वार अपने चरम पर था। 4 जनवरी से 10 जनवरी 1966 तक चली ये बातचीत बहुत तनावपूर्ण थी। पाकिस्तान कश्मीर पर प्लेबिसाइट की मांग पर अड़ा था जबकि इंडिया एक नो वार पैक्ट चाहता था। वहां मौजूद जर्नलिस्ट प्रेम प्रकाश के अनुसार शास्त्री जी पर समझौते पर सिग्नेचर करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव था। आखिरकार 10 जनवरी को ताशकंद डिक्लेरेशन पर सिग्नेचर हुआ। इसमें दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को 5 अगस्त 1965 की स्थिति पर वापस ले जाने पर सहमति जताई। हिंदुस्तान में इस समझौते की कड़ी आलोचना हुई क्योंकि इसका मतलब था कि इंडिया को आर्मी द्वारा जीती गई जमीन जैसे कि स्ट्रेटेजिक हाजी पीर पास पाकिस्तान को वापस लौटाना होगा। ताशकंद डिक्लेरेशन पर साइन करने के बाद शास्त्री जी पर क्या बीत रही थी ये एक रहस्य है, लेकिन उस रात की घटनाओं का जो विवरण मौजूद है वो कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। अगली सुबह हिंदुस्तान ने अपने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को खो दिया, लेकिन जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचा तो उनके परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने जो देखा उसने उनके मन में शक का एक ऐसा बीज बो दिया जो आज तक एक विशाल पेड़ बन चुका है।
उनकी पत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री ने शरीर देखते ही कहा, ये नेचुरल डेथ नहीं है। परिवार ने यह भी दावा किया कि उनके पेट और गर्दन के पीछे अजीब से कट के निशान थे, लेकिन ऑफिशियल कॉजेस बताया गया हार्ट अटैक। जब मौत पर इतने सवाल हों, जब परिवार हत्या का आरोप लगा रहा हो, तो सच का पता लगाने का सबसे बुनियादी तरीका क्या होता है? पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का पोस्टमार्टम ना तो ताशकंद में हुआ और ना ही भारत आने के बाद हुआ। परिवार मांग करता रहा, लेकिन उनकी आवाज को अनसुनी कर दी गई। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ किया कि यूएसएसआर में कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस के पास उनकी मौत से जुड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये सिर्फ एक लापरवाही नहीं थी। देश के प्रधानमंत्री की विदेशी जमीन पर संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है और उनकी सरकार पोस्टमार्टम कराना जरूरी नहीं समझती। यह एक ऐसी चूक है जो सीधे सीधे एक कवर अप की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब साफ था कि कुछ लोग सच को सामने आना ही नहीं देना चाहते थे। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये और भी ज़्यादा अंधेरी और उलझती चली जाती है। शास्त्री जी की मौत के 11 साल बाद 1977 में जब देश में जनता पार्टी की सरकार बनी, तो इस मामले की जांच के लिए राजनारायण कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के सामने दो सबसे अहम गवाह पेश होने थे। पहले डॉक्टर RN चूक, जो शास्त्री जी के पर्सनल फिजिशियन थे, जो उस रात उनके साथ मौजूद थे। दूसरे थे रामनाथ, उनके पर्सनल अटेंडेंट, जो उस रात उनके कमरे में ही आखिरी लोगों में से एक थे। लेकिन इसके पहले वो कमेटी के सामने कुछ कह पाते, एक अजीब हादसा होता है। डॉक्टर चूक अपने परिवार के साथ सड़क हादसे में मारे जाते हैं। उनकी कार को एक ट्रक टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो अपनी जान गंवा बैठे अपने परिवार के साथ। और दूसरे रामनाथ कमेटी के पास जब पेश होने के लिए दिल्ली आए, तो उन्होंने शास्त्री जी की पत्नी से कहा, बहुत दिन का बोझ था अम्मा, आज सब बता देंगे। लेकिन उसके बाद उनके साथ भी एक हादसा होता है। उनकी टांगों को काटना पड़ता है और वो अपनी याददाश्त भूल जाते हैं। दो गवाह, दो हादसे, और सच हमेशा के लिए दफन हो गया। और उस राजनारायण कमेटी का क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ? सच ये है कि उस कमेटी का रिकॉर्ड और उसकी फाइंडिंग सब कुछ गायब है। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी तक में उसका कोई निशान नहीं है। एक पूरी पार्लियामेंट इंक्वायरी कमेटी का दस्तावेज धरती निगल गई या आसमान खा गया। लेकर आज तक हर सरकार ने शास्त्री जी की मौत से जुड़ी फाइल्स को डिक्लासिफाई करने से इनकार किया है। हर बार वही दलील दी जाती है कि इससे विदेशी संबंधों पर नुकसान हो सकता है, अशांति फैल सकती है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि CIC बार बार सरकारी एजेंसियों को ये फाइल सार्वजनिक करने का निर्देश दे चुकी है, लेकिन नतीजे वही रहते हैं। सवाल ये है कि इन फाइल्सों में ऐसा कौन सा सच है जिसके बाहर आ जाने से विदेशी संबंधों पर असर पड़ेगा, देश की नींव हिल सकती है। क्या ऐसा सच है उस फाइल के? जब सच को दबाया जाता है तो कई सारी थ्योरियाँ जन्म लेती हैं। शास्त्री जी के मौत को लेकर भी कई सारी थ्योरियाज हैं, जिनकी घेरे में विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसियां से लेकर देश के अपने लोग आते हैं। थ्योरी नंबर 1, CIA। इसका मोटिव बताया जाता है कि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम। कहा जाता है कि शास्त्री जी ने डॉक्टर होमी जे भाभा को न्यूक्लियर टेस्ट करने का अनौपचारिक अनुमति दे दी थी। अमेरिका इससे परेशान था। एक रिटायर्ड CIA एजेंट रॉबर्ट कॉल्वी के नाम से पब्लिश हुई एक किताब में दावा किया गया कि CIA ने ही शास्त्री जी और उनके ठीक 13 दिन बाद प्लेन क्रैश में मारे गए डॉक्टर होमी भाभा दोनों को रास्ते से हटाया था। थ्योरी नंबर 2, द KGB मोटिव। सोवियत यूनियन का इंडिया पर पूरा कंट्रोल। शास्त्री भले ही सोवियत यूनियन के करीब थे, लेकिन वो किसी के दबाव में आने वाले नेता नहीं थे। उनकी मौत सोवियत यूनियन जमीन पर हुई, जहां KGB का पूरा कंट्रोल था। KGB एक्विस्ट वैशाली मित्रोखोनी के नोट्स, जो बाद में द मित्रोखोनी आर्कवी के नाम से पब्लिश हुई, उनमें दावा किया गया कि KGB की इंडिया गवर्नमेंट में गहरी पैठ थी। उन्होंने इंदिरा गांधी की पार्टी को फंडिंग भी की थी। और क्या उन्होंने एक आज़ाद सोच वाले नेता को हटाकर ज़्यादा अनुकूल नेता के लिए रास्ता साफ किया? थ्योरी नंबर 3, इनसाइडर जॉब। ये सबसे चिंताजनक थ्योरी है।
लाल बहादुर शास्त्री जी के मौत से सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा किसे हुआ? उनकी मौत ने इंदिरा गांधी के लिए प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ कर दिया, जिसे कांग्रेस पार्टी और देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या एक सोची समझी साजिश का नतीजा? एक आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई और ईमानदारी से जी, उसकी मौत का रहस्य क्या है? हार्ट अटैक, जहर, CIA, KGB या कोई अपना? सवाल है पर जवाब खामोशी। लाल बहादुर शास्त्री जी की विरासत और उनकी सादगी और उनका नारा जय जवान जय किसान है, लेकिन उनकी मौत की अनसुलझी पहेली भी उनकी विरासत का एक हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जो हमेशा आपसे, देश से जवाब मांगता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अभिषेक सुसत्य सिंह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।